गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया था। हम आगे बढ़ते हैं बेटा अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की साइड। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले समझने की जो बात है या जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कोलाइडियल सोल्स स्टेबल कैसे होते हैं, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोलाइडियल सोल्स के ऊपर जो चार्ज आता है वो कहाँ से आता है ना। अगर आप इन चीज़ों को आज अच्छे से समझ लेते हो तो आगे की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की जो प्रोसेसेस हैं, है ना, वो आपको इजीली समझ में आएंगी। लेकिन सबसे पहले आगे आने वाले चैप्टर में, सिर्फ हमारे 2 दिन का चैप्टर बचा है, आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा कि इस कोलाइडियल सोल के ऊपर चार्ज कैसे आता है ना। तो सबसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडियल सोल्स और इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडियल पार्टिकल्स, है ना। कैसे आता है देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलाइडियल सॉल्यूशन is due to the fact that the colloidal particles in the soul are electrically charged। इसने कहा कि कोलाइडियल सोल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस वजह से होती है बेटा, क्योंकि दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। यही कहीं ना कहीं मेन रीजन होता है इनकी स्टेबिलिटी का। अब मेन पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होते हैं। The particles therefore repel one another and do not come close together to form large non-colloidal particles। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं, क्योंकि कई बार दिमाग में ये आता है कि बार बार में हम बोलते हैं कोलाइडियल सोल स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है। इस चीज का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि जो कोलाइडियल सोल आपने जो भी बनाया उसमें जो कोलाइडियल रेंज के पार्टिकल्स पड़े हैं वो एग्रीगेट नहीं करने चाहिए, वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए, वो बड़े मोलिक्यूल्स नहीं बनाने चाहिए, है ना। जिसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, अब तक जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज हमने देखी है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाने चाहिए, है ना। लेकिन कोलाइडियल सोल से प्रेसिपिटेट बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बेटा कोएगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। ध्यान रखना, कोएगुलेशन क्या होता है बेटा, नॉर्मली कोई सॉल्यूशन हो उससे प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो उसको प्रेसिपिटेशन ही बोलते हैं बेटा। लेकिन जब आपके पास कोई एक कोलाइडियल सॉल्यूशन हो और उससे मैं क्या बना रहा हूं, उसको एग्रीगेट कर रहा हूं मॉलिक्यूल्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन बोलते हैं। कोएगुलेशन का एक तरह से मतलब यही होता है बेटा, दैट इज जमना या क्लोट, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्लोटिंग, वही आपकी कोएगुलेशन है। जैसे आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल सुना होगा ब्लड क्लोटिंग के बारे में। ब्लड क्या होता है बेटा, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है। ब्लड कोलाइडियल सॉल्यूशन है, अगर वो जम जाता है तो इसका मतलब वो क्या कर गया, उसके मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट कर गए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड क्लॉट बोलते हैं। या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कोएगुलेशन हो गया ब्लड का। क्या हो गया बेटा, कोएगुलेशन हो गया। तो सीधी सी बात है, कोलाइडियल सोल्स की स्टेबिलिटी का मतलब ये है बेटा कि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, है ना। अब अगर जो कोलाइडियल सोल्स के जो पार्टिकल्स हैं, या जो मैं हम बोले कि डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वही तो आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं बेटा, उनके ऊपर अगर चार्ज सेम हो जाए, हर एक पार्टिकल पे चार्ज सेम हो, तो क्या वो पास में आएंगे? नहीं आएंगे, है ना, वो पास में बिल्कुल नहीं आएंगे। अब पास में नहीं आएंगे तो उनका एग्रीगेशन का मतलब नहीं बनता है। अब अगर मान लो सपोज उनके ऊपर अपोजिट चार्ज हो तो उनके पास में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। पास में आएंगे, जुड़ेंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और क्या होगा, कोएगुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर चार्ज सेम है बेटा तो उनके पास में आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, द पार्टिकल्स देयरफॉर रिपेल वन अनदर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड डू नॉट कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म लार्ज नॉन कोलाइडियल पार्टिकल्स, है ना। लार्ज नॉन कोलाइडियल मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अगर वो एक दूसरे के पास में आ गए और उन्होंने बड़े मॉलिक्यूल्स बना लिए तो इसका मतलब क्या है कि वो कोलाइडियल रेंज का पार्टिकल नहीं बचा है। वो कैसा पार्टिकल हो गया फिर, नॉन कोलाइडियल पार्टिकल हो गया, है ना बेटा। तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी किस वजह से हुई, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स पे क्या होता है बेटा, या कोलाइडियल सोल्स के पार्टिकल पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे चार्ज होता है। चार्ज है, चार्ज भी सेम है, सेम चार्ज है, इसका मतलब वो एग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। कोलाइडियल पार्टिकल्स कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो या जरूरी नहीं है बेटा नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ये कैरी कर सकते हैं। All the dispersed particles in a colloidal solution carry the same charge while the dispersion medium has an equal and opposite charge। एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपके एक डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सारे के सारे डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज ही मिलेगा, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स जो हैं वो सेम चार्ज कैरी करेंगे, डिफरेंट चार्ज कैरी नहीं करेंगे। अगर डिस्पर्स्ड फेस पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा
तो डिस्पर्जन मीडियम पे कैसा मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है ना बेटा। उसके बाद पढ़ते हैं बेटा, जो मेन है, जो समझने की बात है। अब आपको ये तो पता लग गया कि कोलाइडल सोल्ट स्टेबल कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्योंकि उन पे चार्ज होता है, चार्ज है, इस वजह से वो एग्रीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज भी कैसा है, सेम है, इस वजह से होते हैं वो स्टेबल। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ही रहना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो स्टेबल है ना। जैसे अगर आपने साबुन का सॉल्यूशन बनाया बेटा, अब साबुन का सॉल्यूशन अगर मैं रख दूं बना के, तो थोड़े टाइम के बाद अगर वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, तो इसका मतलब वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बचा, इसका मतलब वो अनस्टेबल था, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। स्टेबिलिटी का मतलब देसी लैंग्वेज में ये है कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ही रहना चाहिए, वहां पे एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए, है ना। एग्रीगेशन हो गया आपका, स्टेबिलिटी खत्म। ठीक है बेटा। अब स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनपे सेम चार्ज है। सेम चार्ज है, रिपेल करेगा बेटा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। रिपेल करेगा मतलब इधर उधर ब्राउनियन मोशन कर रहे होंगे वो लोग, है ना, लेकिन वो बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि चार्ज होने की वजह से वो स्टेबल होते हैं। बात अब ये समझने की है कि चार्ज आता कहां से है, ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है यहाँ पे, वो चीज हम समझेंगे, है ना। उसके बाद जो हम कल का लेक्चर देंगे बेटा, उसमें आगे की इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की जो प्रोसेसेस वगैरह हैं उनकी स्टडी करेंगे। आज आपको मेन यही समझना है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। हमारे पास यहाँ पे बेटा डिफरेंट मेथड्स हैं ओरिजिन के। पहला मैं दे रहा हूं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है बेटा, कोज्ड बाय द म्यूचुअल रबिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स विद मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्जन मीडियम। देखो, अब अगर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम मैंने एक कंटेनर में डाले हुए हैं, क्योंकि आपका कोलाइडल सोल्यूशन तो तभी बनेगा जब दोनों एक साथ होंगे बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट एक साथ होने चाहिए। अब अगर डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल हैं वो बार बार में डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल पे रब कर रहे हैं बेटा, है ना, तो क्या होगा, उसके ऊपर भी चार्ज आना स्टार्ट होगा। आपको पता है ये इंडक्शन कंडक्शन के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं वही फिनोमिना है यहाँ पे भी। तो बेटा जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, मैंने इसको नाम दिया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब आपका डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल जब कोलाइड करता है बार बार में डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के साथ, तो उसके ऊपर क्या आना स्टार्ट होता है, चार्ज आना स्टार्ट होता है बेटा। और ये हमारा पहला मेथड था जिसकी वजह से चार्ज क्रिएट होता है, दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल्स फ्रॉम एयर एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन इन ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये कह रहे हैं जो पार्टिकल्स होते हैं आपके कोलाइडल सोल के, वो क्या करें, एयर से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करें, या फिर जो ब्रेडिक्स आर्क मेथड हमने पढ़ा था वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करें, क्योंकि वहां पे हमने क्या यूज किए थे, इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे बेटा। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन करने की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर कैप्चर करने स्टार्ट कर दिए कोलाइडल पार्टिकल्स ने, तो भी उनके ऊपर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हुआ, मतलब अगर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में रबिंग हुई और होती है बेटा, तो भी उसके ऊपर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। दो मेथड मेरे पास यहाँ पे हो चुके हैं, वन इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरे पास प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द आयंस फ्रॉम सॉल्यूशंस। इजी है, इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसने क्या कहा है, ये एन आयनिक कोलाइड एडजॉर्ब्स आयंस कॉमन टू इट्स ओवन लैटिस। ये कह रहे हैं जो भी एक आयनिक कोलाइड होगा बेटा, वो आयंस को एडजॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और कौन से आयंस को एडजॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, जो उसके कॉमन होंगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो इसी चैप्टर में। कॉमन टू इट्स ओवन लैटिस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल, है ना। ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल। फॉर एग्जांपल, इफ कोलाइडल सोल ऑफ एजीआई का कोलाइडल सोल मुझे प्रिपेयर करना है बाय एडिंग KI सॉल्यूशन टू द AgNO3 सॉल्यूशन। बाय एडिंग KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना है टू AgNO3 सॉल्यूशन टिल KI इज इन स्लाइट एक्सेस। यहां पे ध्यान देने की बात है, एक्सेस में कौन है बेटा, यहाँ पे AgNO3 और KI में से KI एक्सेस में है। प्रिपेयर किसका सोल्व करना है मुझे, AgI का, है ना। I negative will be adsorbed on the surface of AgI particles, thereby giving them a negative charge। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे AgI का कोलाइडल सोल है, मतलब ये AgI का पार्टिकल है बेटा, ना। मैंने सॉल्यूशन किस किस के लिए हैं, KI एंड AgNO3 के दो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिए हैं। KI मेरे पास एक्सेस में है, तो इफेक्ट किसका दिखाई देगा, KI का दिखाई देगा। AgNO3 का इफेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक्सेस में नहीं है।
अब हमें ये चीज चेक करनी है कि AgI और KI जो एक्सेस में था वो और जिसका कोलाइडियल सॉल्ट प्रिपेयर कर रहा हूं वो, उन दोनों में से कॉमन आयन कौन सा है। KI किस में डिसोशिएट होगा बेटा, K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव में डिसोशिएट होगा। AgI के किस में डिसोशिएट होगा बेटा, अगर मैं देखूं तो Ag पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। दोनों के पास कॉमन आयन कौन सा है बेटा, आपके पास I नेगेटिव कॉमन आयन है। अब ये क्या करेगा, जो I नेगेटिव आयन है ये AgI का जो आपका पार्टिकल होगा उसके सराउंडिंग में आके चिपक जाएगा। कॉमन आयन आपका एडजॉर्ब हो जाएगा कोलाइडियल सॉल्ट के सरफेस पे, जो पार्टिकल है उसके सरफेस पे। अब अगर इसके सरफेस पे कंप्लीटली I नेगेटिव एडजॉर्ब हो गया है तो ध्यान देने की बात यह है कि AgI के ऊपर चार्ज कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया है। क्या K पॉजिटिव आपका ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, फैला हुआ होगा, है ना। तो यहां पे आपका जो पार्टिकल था उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। किससे, ड्यू टू द प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो आपके कॉमन आयंस हैं उनको सॉल्यूशन से एडजॉर्ब करने के बाद इस पे क्या आ गया बेटा, ये चार्ज आ गया। अगर अब इसी केस को मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, है ना, उल्टा कैसे कि AgI का मुझे सॉल्व प्रिपेयर करना है, मेरे पास KI और AgNO3 के सॉल्यूशंस में मैं इसको ऐड कर रहा हूं और मेरे पास यहाँ पे AgNO3 एक्सेस में है। आपकी बार KI एक्सेस में नहीं है बेटा, AgNO3 एक्सेस में है। और AgNO3 एक्सेस में अगर है तो AgI और AgNO3 में से कॉमन आयन कौन से हैं बेटा, Ag। तो इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे नीचे आपको शो कर रखा है कि AgI का जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल है उसके ऊपर एडजॉर्ब आके कौन होगा बेटा, Ag पॉजिटिव आके एडजॉर्ब होगा, जो कॉमन आयन है वो आके एडजॉर्ब होगा और आपका इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा आपका कौन सा सॉल्यूशन एक्सेस में है, उसकी वजह से हम लोग चार्ज डिसाइड कर पाएंगे बेटा, अदरवाइज हम लोग चार्ज डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो कोलाइडियल सोल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है हर बार पॉजिटिव हो और जरूरी ये भी नहीं है बेटा कि हर बार नेगेटिव हो, है ना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देके समझा चुके हैं पॉजिटिव कैसे आता है, नेगेटिव कैसे आता है। तो ये तीसरा मेथड था मेरे पास, प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस, है ना। नेक्स्ट मेथड है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। इसने क्या कहा, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोप, हम साबुन का एग्जांपल लेते हैं बेटा, द RCO नेगेटिव ग्रुप गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम Na पॉजिटिव आयन, है ना। इसमें देखो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। इसका मतलब ये है बेटा कि पहले आप मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करो फिर उनको एग्रीगेट मींस इकट्ठा करो, है ना। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मिशेल में मिला था, मिशेल फॉर्मेशन में जब हमने पढ़ा था तब, कि जो मेरे पास सोप था वो क्या था, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, मैंने आपको जनरली बताया था, है ना। सोडियम साल्ट सोप फैटी एसिड्स होते हैं बेटा ये। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो आपका RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये किस में टूटेगा, RCO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में टूटेगा, डिसोसिएशन हो गया। उसके बाद क्या होता है, RCOO नेगेटिव का एग्रीगेशन होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक जो आपकी ये होती है टेल होती है बेटा, ये अंदर घुस जाती है और मिशेल अगर आपको ध्यान हो तो यूं बनती है और जो हाइड्रोफिलिक है वो बाहर की साइड रहता है। अब यहां पे आप एक बात देखो, ये जो आयन से ये क्या हो गए बेटा, एग्रीगेट हो गए। कौन से आयन एग्रीगेट हुए हैं, नेगेटिव आयन एग्रीगेट हुआ है और इसने बल्क में एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, एक मिसल बना लिया जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तब यहाँ पे लिखा है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन, उसके बाद एग्रीगेशन ऑफ आयंस, है ना। तब जाके आपका क्या बनता है, चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो क्या समझाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सोप द RCO नेगेटिव ग्रुप गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम Na पॉजिटिव, दोनों डिसोसिएट होंगे एंड हैव ए टेंडेंसी टू एग्रीगेट इनटू ए क्लस्टर कैरिंग नेगेटिव चार्ज, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं बेटा। उसके बाद ये अपना एक नेगेटिव चार्ज का क्लस्टर बना लेते हैं, वो मिशेल फॉर्मेशन जो है डिट्टो वही है, आपको वो पता ही होगा कैसे क्लस्टर बनता है। हमारे पास यहाँ पे लास्ट मेथड है कि ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे होगा। 4 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। देखो बेटा, डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट, जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डिसोसिएशन होगा एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल। फिर एडजॉर्प्शन कराएंगे कैसे, फॉर एग्जांपल H2S molecules get adsorbed on the colloidal particles of sulfide, that is arsenic sulfide, during precipitation। इसने क्या कहा कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है मेरे पास AS2S3 जो है, आर्सेनिक सल्फाइड जो है, इसके ऊपर क्या एडजॉर्ब करा दिया बेटा हमने,
H2S को, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एडजॉर्ब करा दिया। अब देखो क्या होगा एडजॉर्प्शन के बाद, बाय डिसोसिएशन ऑफ H2S, H2S का जब डिसोसिएशन होगा, H पॉजिटिव आयंस आर लॉस्ट देयर बाय गिविंग ए नेगेटिव चार्ज टू द कोलाइडियल पार्टिकल। अब क्या होगा बेटा, अगर आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड का एडजॉर्प्शन कराता हूं तो आपको पता है कि कौन से आयन वहां पे टिक पाएंगे, जो कॉमन आयन है। अब आर्सेनिक सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड में कॉमन आयन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है। इसका मतलब H पॉजिटिव यहां से भाग जाएगा। अब H पॉजिटिव बन के अगर बाहर जाएगा तो चार्ज कौन सा छोड़ के जाएगा बेटे, नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तब यहाँ पे लिखा है बाय डिसोसिएशन ऑफ H2S H पॉजिटिव आयंस आर लॉस्ट, ये भाग जाएंगे देयर बाय गिविंग ए नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज रह जाएगा टू द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल मींस आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव ड्यू टू द सेल्फ डिसोसिएशन, है ना। ये कह रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा आपके, आर पॉजिटिव ड्यू टू सेल्फ डिसोसिएशन, सेल्फ डिसोसिएशन से पॉजिटिव होते हैं। Fe3 पॉजिटिव के आयंस इसके ऊपर आके अटैच होते हैं। OH नेगेटिव आयंस आर लॉस्ट टू द सॉल्यूशन गिविंग पॉजिटिव चार्ज टू द पार्टिकल। ये दूसरा एग्जांपल था। आप अच्छे से समझने के लिए आर्सेनिक सल्फाइड और H2S का एग्जांपल ले सकते हो, या कोई भी एग्जांपल अगर आपको रैंडमली मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कॉमन आयन उसके ऊपर रहने देना है, बाकी का लॉस करा देना है और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। बेटा हमारे पास यहाँ पे 5 हमने मेथड पढ़े हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशंस, dissociation of molecules followed by aggregation of ions, and dissociation of the molecular electrolytes adsorb on the surface of particles। आगे आने वाला जो लेक्चर होगा बेटा हमारा, उसमें हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स की, इलेक्ट्रोफोरेसिस की, कैटाफोरेसिस जिसको बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल वगैरह की स्टडी करेंगे। तब तक आप अच्छे से इस चीज को समझें कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसे आता है। थैंक यू बेटा।